अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात मुल्क में बढ़ती महंगाई की, जो 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी की कीमत 93%, टमाटर की 81% और गंदम की 27% तक बढ़ी। सेहत की सहूलतें भी 9% तक महंगी हुई। सिर्फ अप्रैल में सब्जियों के भाव 30% और फलों के 22% बढ़े, जबकि हुकूमत ने अप्रैल में महंगाई डबल डिजिट से कम यानी 8 से 9.5% तक रहने का तखमीना लगाया था। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अप्रैल 2021 में महंगाई ने तमाम हुकूमती अंदाजों को पीछे छोड़ दिया। 1.03% इजाफे के साथ सालाना ग्राफ 11.10% पर जा पहुंचा, जो 19 माह की बुलंद तरीन सतह है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में मुर्गी 93%, टमाटर 81% और अंडे 42% महंगे हुए। मसाला जात की कीमतों में 31.62%, गंदम 27% और आटे की कीमत में 17% इजाफा हुआ। घी 21%, दूध 20%, चीनी 18% और कुकिंग ऑयल 19% महंगा हो गया। सिर्फ अप्रैल में सब्जियों के भाव 30%, जबकि फलों के 22% बढ़े। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल की निस्बत ग़िज़ाई अजनास और मशरूबात की कीमतों में 16% इजाफा देखा गया। कपड़े और जूते खरीदने के लिए भी अवाम को तकरीबन 12% ज्यादा कीमत अदा करना पड़ी। रिहाइश, बिजली, पानी और गैस के चार्जेस में सालाना 9.68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने अप्रैल में महंगाई डबल डिजिट से कम यानी 8 से 9.5% तक रहने का तखमीना लगाया था। पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए कीमतें बढ़ गईं, डॉलर की कीमत बढ़ गई इसलिए महंगाई हो रही है। बाजार जाए तो ये जुमले अक्सर हमें और आपको सुनने को मिलते हैं, मगर हकीकत क्या है अब हम आपको बताते हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल में डॉलर 163 रुपए का था, जबकि इस साल अप्रैल में डॉलर की कीमत कम होकर 153 रुपए 91 पैसे पर आ चुकी है, यानी डॉलर 10 रुपए सस्ता हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि डॉलर की बढ़ती कीमतों को जवाब बनाकर जो अशिया महंगी हुई थी वो डॉलर सस्ता होने पर सस्ती भी हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह हमेशा सुनने को मिलता है कि पेट्रोल महंगा हो गया तो किराए बढ़ गए। ये भी बड़ा झूठ है जनाब। पहली बात तो ये कि माल की तरसील की गाड़ियों और बसों में पेट्रोल नहीं डीजल इस्तेमाल होता है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में डीजल की कीमत 107 रुपए 25 पैसे थी, जबकि इस साल अप्रैल में डीजल 110 रुपए 76 पैसे का लीटर, यानी एक साल में डीजल की कीमत में करीबन 3 रुपए फी लीटर का मामूली इजाफा हुआ। मगर इस 3 रुपए को चवाज बनाकर खाने पीने की अशिया और किराए कई गुना बढ़ा दिए गए। तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं मुस्तहकम, डॉलर भी रुपए के मुकाबले में हुआ सस्ता। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद कहते हैं मुल्क में महंगाई के बजाय चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा बेहतरी नहीं आएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो कीमतों पर नजर रखें। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन अब इतनी ज्यादा नहीं है, ऑयल अभी स्टेबल है और आपके पास जो रुपी है वो 10-12% इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअली प्राइस सस्ती मिलनी चाहिए जो बाहर से आप मंगवा रहे हैं, चाहे वो फूड हो चाहे दूसरे अशिया हो, उन सब में जो है वो महंगाई में कमी होनी चाहिए। प्राइस चेक नहीं रखे जाएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर सीधा नहीं किया जाएगा, सही से डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, पूरी लॉजिस्टिक्स को देखा नहीं जाएगा, उस वक्त तक आपकी फूड की प्राइसेस खासतौर पर जो एक आम आदमी को बहुत ज्यादा हिट करती हैं वो नीचे नहीं आएंगी। एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग होती रहेगी और डेफिनेटली बहुत बड़ा एक गैप है और इसमें मैनिपुलेशन और प्रॉफिटेरिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, खासकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो देखें कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। डिमांड में तो हमेशा एक लाइक्लीहुड होता है कि रमजान आएगा तो डिमांड में इजाफा होगा। मुआशी उमूर के माहिर मोहम्मद सुहेल का कहना है कि जब तक हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फैसले वक्त पर नहीं करेंगे तब तक माफियाज को फ़ायदा उठाने का मौका मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मिसमैनेजमेंट है, इस वजह से तमाम तर खराबी पैदा हो रही है। क्योंकि हम शुगर इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं, वीट का एस्टिमेट पूरा नहीं कर सकते, तो जब टाइमली हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये टाइमली फैसला नहीं होता तो फिर बिजनेसमैन हो या स्मगलर हो या इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका तो जरूर मिलता है। मेरे ख्याल में ये सारी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट है और ये वो महंगाई है जो कंट्रोल हो सकती है। जो कार्टेलाइजेशन होती है या ओलिगोपोली होती है वो जब होती है कि जब पूरी मार्केट 2-3 लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है कि PTI MF की डील पाकिस्तान के फायदे में नहीं। अवाम आज तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। कराची में वज़ीर आला हाउस में लेबर डे की तकरीब से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। इस वक्त
ये नाअहल और नालायक हुकूमत ने जो डील्स किए हैं, IMF के डील्स जो किए हैं, वो ना हमारा बिज़नेस और हमारा इंडस्ट्री का फ़ायदा में है, ना हमारे मज़दूर का फ़ायदा में है, ना आम आदमी का फ़ायदा में है। आज लेबर डे पे हमने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड इंट्रोड्यूस करके ना सिर्फ अपना तारीख़ के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का फ़ायदा सिंध में रहने वाले हर मज़दूर का होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम हर मज़दूर तक पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की सुन ली गई। इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त पर NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का हतमी नतीजा रोक दिया। मिफ्ता इस्माइल ने रिटर्निंग अफसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया था। 4 मई को समाअत के लिए तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए गए। सुल्कनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। NA 75 डस्का के बाद NA 249 कराची में भी नून लीग की दरखास्त पर ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में मतवाले उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती के लिए दायर दरखास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। हल्के के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा ताहाल जारी नहीं हुआ। इब्तिदाई हुक्मनामे में कहा गया कि बादियुन नज़र में इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल में मुदाखलत कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम दरखास्त में कई प्रिजाइडिंग अफसरान के कंडक्ट पर सवाल उठाए थे। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बाद प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 पर दोपहर जबकि कुछ ने शाम 5 बजे से पहले दस्तखत कराए। 30 के करीब पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल न होने की शिकायत भी की। कहा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में फ़र्क है, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने हमारी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। लीगी रहनुमाओं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी NA 249 में दोबारा गिनती का मुतालबा किया था। कहा 5% से कम फ़र्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आईनी हक है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। कराची के ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट इंतहाई कम था, 21.6% रहा। काफिन ने NA 249 के इंतखाब से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, क्या क्या अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, क्या क्या रुझान मालूम हो सका? देखिए, फाफिन की जानिब से जो NA 49 कराची के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बुनियादी तौर पर तकाबली जायजा लिया गया है। जो गुज़िश्ता इंतखाब हुआ है रोज़ और 2018 का इंतखाब था। ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि NA 249 में वोटर्स का टर्न आउट 21.6% रहा है, जबकि यही टर्न आउट जो है 2018 में 40% था। 98 पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स ने इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श करार दिया। NA 249 में खिलाफ वर्जियों के 143 वाक़यात जो है वो भी मुशाहिदे में आए थे और खिलाफ वर्जियों के 11 वाक़यात संगीन नोयत के थे। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को वोट डालने से रोकने का मुशाहिदा भी सामने आया था और कुछ जो काउंटिंग का प्रोसेस था उसके हवाले से भी फाफिन की जानिब से उंगलियां उठाई गई। बहुत शुक्रिया उस्मान। एक बार फिर ऐसा मौका बना कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कहना पड़ा। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की उन्होंने दावत दी। कहा NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली का दावा कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, यही सूरत हाल तो डस्का में भी पेश आई। सेनेट इंतखाबात में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। 1970 के सिवा तमाम इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठे। धांधली के दावों ने हर बार इंतखाबी नताइज की साख को मशकूक बनाया। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने 2020 के सदारती इंतखाब मुतनाज़िब बनाने की कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से एक भी बेकायदगी साबित न हो सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए 1 साल से अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं। एक बार फिर कहा कि अपोजिशन इस सिलसिले में ताउन करे। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट पैगाम में एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। लिखा, डस्का में जिस जमात ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए वो तहरीक इंसाफ थी। आपने इलेक्शन से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवाम ने आपको 2 मरतबा धूल चटाई। NA 249 में आपकी जमात आखिरी नंबर पर आई। आपको ना परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही बीच में पड़ने की। आपको बार बार अवाम ने मुस्तरद किया है, वापस इस्तीफ़ा देने। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। PTI ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ आखिरी नंबरों पर आई है, एतराज़ तो बनता ही नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं जो शख्स जीता है उसे खुद भी अपनी जीत की यकीन नहीं आ रहा है। 5% वोट लेकर कोई किस तरह अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकता है।
कराची के हल्का NA 249 में नताइज रोकने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का खैर मकदम। कहते हैं 21% टर्नआउट रहा। हर पार्टी नताइज पर एतराज़ात उठा रही है। हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। वो क्या रिप्रेजेंटेशन करेगा जो अपनी आबादी की 5% से भी कम पॉपुलेशन का इलेक्टेड है। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इलेक्शन रिजल्ट की रीकाउंटिंग नहीं जी, ये हमें री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। PP रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पीपल्स पार्टी की जीत से मुखालिफिन को झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला हो, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। री पोलिंग के लिए भी तैयार है, री काउंटिंग के लिए भी तैयार है। एक दफा नहीं 10 दफा री पोलिंग होनी चाहिए, हमें कोई इशू नहीं है। नासिर शाह ने मजीद कहा PTI इलेक्शन में आखिरी नंबरों पर आई है, उनका एतराज तो बनता ही नहीं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने NA 249 के इंतखाब को टस्का से ज़्यादा मुतनाज़ा करार देकर रिटर्निंग अफसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि सूबाई हुकूमत ने बराह रास्त मदाखलत की, हल्के में करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल उठाया कि जिस पार्टी का हल्के में वजूद ही नहीं था वो कैसे जीत सकती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर, DRO, मॉनिटरिंग ऑफिसर फरीक बन चुके हैं सिलेक्शन के अंदर। करोड़ों रुपए इन हजरात के सामने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल्के में लगाए। जहाँ सूबाई हुकूमत की बराह रास्त मुदाखलत रही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये इलेक्शन जो है अब दस्का से भी ज्यादा मुतराजा बन चुका है और जो आया है उसके मुताबिक जीते हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वो कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं। दाल में बहुत कुछ काला है। सिलेक्टेड की अगर बात करते हैं तो इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं। लावल साहब अपने हकाइक भी दुरुस्त कर लें और मेरी गुजारिश ये है कि अपने स्टेचर के मुताबिक बात की है। अब हमें ये शुबा पैदा होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या है। पिछले चंद हफ्तों में मामला देखे हैं, मामला कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी का वहाँ वजूद नहीं था और आज पीपल्स पार्टी अगर वहाँ जीत रही है तो बहुत से शक और शुबे पैदा होते हैं। हर सामने अगर तोड़नी है असेंबली, इससे ज्यादा मकबूलियत उनको कभी हासिल जिंदगी में नहीं होगी। अवाम में खुशी की लहर दौड़ेगी इस मुल्क के अंदर। मुल्क जो है वो बेहतर रास्ते पर चल सकेगा। तो उमर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी मशवरा दें कि इस मुल्क का पीछा छोड़ें। सख्त फैसले करने पड़े, यौम अली पर जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। कोरोना वबा के पेश नज़र NCOC ने यह फैसला किया। 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें भी 80% कम कर दी गई। कोरोना मुस्बत मुसाफिर टेस्ट मनफी आने तक घर नहीं जा सकेंगे। इसी सब पर रिपोर्ट कर रही है अरहम खान। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए NCOC के सख्त फैसले। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में तय पाया कि मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। मजालिस के लिए सख्त SOPs, सिर्फ महदूद अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। NCOC की सूबाई हुकूमतों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। दूसरी तरफ बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को भी 80% कम करने का फैसला। NCOC की हिदायत पर गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए सिविल एविएशन का नोटिम जारी। 29 गैर मुल्की एयरलाइंस की हफ्तावार परवाजों को 590 से कम करके 123 तक महदूद कर दिया गया। नई पाबंदियों का इतलाक 5 मई से 20 मई तक होगा। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए 72 घंटे कबल का PCR मनफी टेस्ट साथ लाना लाजिम होगा। एयरपोर्ट पर दोबारा टेस्ट होगा। रिपोर्ट मुस्बत आई तो मुसाफिरों को करंतना सेंटर मुंतकिल करके 8वें रोज फिर टेस्ट होगा। घर जाने की इजाजत कोरोना टेस्ट मनफी आने की सूरत में ही मिलेगी। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। टेलर या ब्लैकमेलर, आज आपको बताते हैं कि टेलर ईद के सीजन में कैसे आवाम की जेबों पर कैंचियां चलाते हैं। सिलाई महंगी कर देते हैं, कोई पैसे अगर कम देना चाहे तो बहाने बहाने से रकम निकलवा लेते हैं। दर्जी को पता होता है कि यार ईद पढ़नी है, सूट पहन के ही पढ़नी है। पैंट शर्ट में देखा है कभी? ईद पे हर दर्जी बुकिंग बंद होती है। क्यों होती है? चाहे वो वेला ही बैठा, उसने बोर्ड लगा रखा है बुकिंग बंद है। ब्लैकमेल ही करते हैं।
पता है कि मैं 1000 रुपये सूट की सिलाई ले रहा हूँ, मैं 1500 लूँगा। पूरे साल में तो गरीब बंदा एक दफ़ा सूट सिलाता है, उसे पता है साल बाद ही इसने आना है, इसी खाल उतार लो। दर्जी सिलाई मांगता है 500 से 1000 रुपया, हालांकि बटन 1 रुपये का है, 10 बटन लगते हैं 10 रुपये के हो गए। नलकी 15 रुपये की है, बुकर 50 रुपये का लग जाता है, अच्छा लगाओ तो 70 रुपये का लग जाता है। 1000 रुपये या 1500 रुपये सिलाई मांगता है, उसका खर्चा आ रहा है 400 से 500 रुपया। लेकिन वो क्या देखता है कि कस्टमर आ रहा है, देखा है कि यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सूट लेके आया है 4000 रुपये का, अब सिलाई भी 1500 रुपये मांगेंगे, दे देगा। कई कस्टमर होते हैं ऐसे कि रेट ज़्यादा बताओ तो वो कहते हैं यार ये सिलाई अच्छी करता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। जैसे ये सिंपल बटन 1 रुपये का है, ये मेटल का बटन है, ये 5 रुपये का है, तो कस्टमर जाने लगेगा, फिर दुकानदार जो दर्जी होता है उसे आवाज़ देगा सर आपने बटन फैंसी लगाने हैं कि लोकल लगाने हैं, तो वो कहेगा यार अब फैंसी लगाना, चलो कम कर लो थोड़ा सा, फिर भी वो 200 रुपया ले लेगा। 100 में से तकरीबन कोई 80% बंदे इन्हें पता ही नहीं है सिलाई का, 20% को पता है कि सिलाई यार ये टेढ़ी लगाई है या सही नहीं लगाई है, धागा मैच नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ब्लैकमेल ही है। से आजकल तो ज़्यादातर दुकानदारों ने झूठ को ही असल बना लिया है। झूठ इतना आम हो चुका है कि बहुत से दुकानदार इसे गलत समझते ही नहीं, शर्मिंदगी के बजाय बात मजाक में उड़ा दी जाती है। दुकानों पर माल बेचने के लिए झूठ बोलना आम हो गया है। दुकानदार ग्राहक को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या झूठ बोलते हैं, आइए आपको बताता हूँ। झूठ की तरफ से है ना, तो यकीन माने झूठ कारोबार स्टार्ट ही झूठ रहा है। ये कपड़ा बहुत अच्छा, ये फलां मिल का कपड़ा, ये फलां ब्रांड का कपड़ा है, ये फलां ब्रांड का, यानी कि मुख्तलिफ ब्रांडों का नाम लेके ब्रांड होता कोई नहीं है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये ले जाएं, बाजार में इसी का डिज़ाइन नहीं मिलेगा, ये हमारे पास डिज़ाइन है। यही उसको कहते हैं कि जो हमारे पास वैरायटी है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये जो वैरायटी बहुत अच्छी है, नया डिज़ाइन आया है, इस वजह से वो गाहक थोड़ा कन्विंस हो जाता है। आपको पता है कि औरतों को बात तो सुनानी पड़ती है, जब तक बात ना सुनाएंगे, उसमें कोई पापड़ ना बेलेंगे तो तब तक औरतें लेती नहीं। समझाना पड़ता है, बजी ये देखें ये चीज़ आई है, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है, ये आपको बाजार में कहीं से नहीं मिलेगी, ये बाजार में 10,000 रुपये की है लेकिन हम आपको 7,000 की देंगे। वो बाजी कहती भाई आप 5,000 लगा ले, चले हम कहते हैं आप 5.5 लगा लें, ऐसे पार्किंग करके वो 5,000 की दे देते हैं। हम यही कहते हैं चीज़ अच्छी है, माल अच्छा है, हमारे पास बेहतरीन है, जो हमारे पास क्वालिटी है किसी के पास नहीं है। 90% झूठ ही बोलता है, 10% सच होता है। हमने बोलना चाहिए हम आपको चीज़ अच्छी देंगे, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, मतलब कि कोई गारंटी हमारे सूट की है। और गारंटी होती है? गारंटी तो नहीं होती, लेकिन ये कस्टमर को बोलना तो पड़ता ही उसको। रमजान अल मुबारक में मुनाफाखोर सिर्फ कीमतें बढ़ाकर ही अवाम का खून नहीं चूसते, बल्कि उनके पास तो हेरा फेरी का एक और तरीका भी है जिस पर आम लोगों की नजर जरा कम ही जाती है। ये बारीक वारदात कैसे डाली जाती है, आबिद अली बताएंगे। नाज़रीन, जब आप फ्रूट मंडी में जाते हैं तो कभी आपने फ्रूट की क्वालिटी नंबर ए और क्वालिटी नंबर बी को चेक किया? नहीं किया होगा। इस क्वालिटी को चेक ना करने से आपके साथ क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। यह है सरकारी रेट लिस्ट जिस पर हर फ्रूट की 2 क्वालिटीज और उनकी मुख्तलिफ कीमतें दर्ज हैं। अब जरा इस खरबूजे की क्वालिटी ए देखें, बिल्कुल साफ, रंग गहरा जर्द। क्वालिटी बी में रंग ही नहीं, साइज का भी नुमाया फर्क। पैसे पर लगता है कि चीज़ों में फ़र्क आ जाता है ना, वजन में फ़र्क होता है, क्वालिटी फ़र्क होता है, कलर में फ़र्क होता है, तो डैमेज नहीं होता, निशान नहीं होता। अब ये गर्मा ही ले लीजिए, इसके माल ए के 15 किलो वाले कार्टन की कीमत 1,000 से 11,000 तक है। दुकानदार को ये पड़ा 71 से 73 रुपए फी किलो। अब इसकी बी क्वालिटी देखें जिसका 18 किलो कार्टन 600 से 700 रुपए में मिलता है। दुकानदार को 33 से 38 रुपए फी किलो पड़ने वाले माल में आपको कैसे चूना लगाया जाता है, जरा देख लें। रेट लिस्ट में ना माल ए और माल बी के 2 रेट दिए हुए हैं। आपका कौन सा माल ए है और बी माल कौन सा लादा किया? मिक्स पड़ा हुआ है सर, सब अच्छा माल है, गलत इसमें नहीं है। 100 रुपए बताते हैं, 80 तक 90 100 तक देते हैं। कीमत क्वालिटी ए की और माल सारा मिक्स।
ए क्वालिटी माल तो आपको पूरी मंडी में मुश्किल ही मिलेगा। सरकारी रेट कितना और ये माल ए है बी है? ए हम ए बी लगाते नहीं है भाई, ए है, ए में भी ये हालात है, इतना खराब निकला। मुनाफा और हीलाखोरों के हरबों ने अवाम को इतना आजिज कर दिया कि अब वो भी इस हेरा फेरी और बारीक वारदात की ज्यादा परवाह नहीं करते। वहाँ पे तो जो है ना एक ही रेट चल रहा होता है कि जी ये यही रेट है जो है ना, उसमें ये नहीं बताते कि ये ए कैटेगरी है या बी कैटेगरी है, बस जो सामने औरत है कि भाई यही रही है और रेट जो है ना अपनी मर्जी का ले रहे होते हैं। हमने पूरी मंडी चेक की कि कहीं इस क्वालिटी और कीमतों के इतलाक के लिए कोई इदारा या इंतजामिया का बंदा नजर आ जाए, लेकिन जब कोई ना नजर आया तो फिर हमने भी मजबूरी में मिक्स माल महंगे दाम खरीद लिया कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता ना क्वालिटी ठीक मिलेगी ना ही सरकारी कीमत पर फ्रूट। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है।